I welcome you all in SM classes, and today I am going to make a video of history of class 10, and the lesson that I am going to cover is the rise of nationalism in Europe. बड़ा important और बहुत ही challenging lesson है. This is one of the most challenging, या मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा challenging lesson है. This is the most challenging lesson, not one of the most. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस लेसन. और ये लेसन आपका जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है, सबसे पहले बात आती है इसमें फ्रेडरिक सोर्यू की बात आती है. फ्रेडरिक सोर्यू जिसने 4 प्रिंट्स का एक वॉल्यूम बनाया. ये कौन था? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. फ्रेंच था ये, ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट. और 1848 में इसने एक 4 वॉल्यूम्स के प्रिंट बनाया, जिसका पहला जो प्रिंट था वो आपकी बुक के फर्स्ट लेसन के साथ ही दे रखा है. उसमें क्या था? उसमें वो एक यूटोपियन विजन दिखाता हुआ एक चित्र है, जिसमें पीपल्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकाज एंड यूरोप, दे आर मार्चिंग टूवर्ड्स. कहां मार्च कर रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की तरफ मार्च कर रहे हैं. एंड दे आर मूविंग इन अ लॉन्ग ट्रेन टूवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के हाथ में 2 चीजें हैं. क्या चीजें हैं? एक हाथ में है उसके टॉर्च, मशाल है, और दूसरे हाथ में चार्टर है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है. बेसिकली ये सारे जो कंट्रीज हैं ये सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, नेशन स्टेट होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं ये. और इसमें जो नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ फोरग्राउंड में शैटर्ड पीसेस ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन दिखाए हैं. इसका मतलब है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस जो हैं, मोनार्की है, वो खत्म हो रही है और सारे कंट्री क्या बनने जा रहे हैं? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स बनने जा रहे हैं. इसमें जो पास्ट है, द कंट्रीज विच हैव मूव्ड पास्ट दिस स्टैच्यू, वो है यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट बन चुके हैं. और इनके जो पीछे है वो फ्रांस है. फ्रांस विच हैज जस्ट रीच, क्योंकि वहां पर 1789 में रेवोल्यूशन हुआ था और फ्रांस जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ मूव कर रहा है. इसके पीछे जर्मन्स हैं, जर्मनी के लोग हैं, और वो अपने ब्लैक और अपने गोल्डन और रेड फ्लैग से पहचाने जा सकते हैं. इसके पीछे लोम्बार्डी, वेनेशिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, रशिया, और इस तरह से ये सारे इनके पीछे लगे हुए हैं. मजे की बात यह है कि इस समय तक यहां पर 1848 में जो जर्मनी था, जो प्रूशिया था, उसमें अभी कोई बहुत ज्यादा अभी चांसेस नहीं दिखते थे कि वो नेशन स्टेट बन जाएगा, यूनिफाई हो जाएगा. हालांकि 23 इयर्स के बाद 1871 में वो यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का यूनिफाई हुआ. लेकिन यहां पर उसने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि द नेक्स्ट कंट्री विच इज गोइंग टू बिकम अ नेशन स्टेट इज जर्मनी, प्रूशिया विच बिकेम जर्मनी लेटर. तो ये फ्रेडरिक सोर्यू का जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है, जो पिक्चर बेस्ड है, वो ये है. उसके बाद जब हम मूव करते हैं तो आता है हमारी फर्स्ट हमारी यूनिट आती है. और जो फर्स्ट यूनिट स्टार्ट होती है ये बात करती है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. द फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं शॉर्ट में लिखूंगा, एंड आइडिया ऑफ नेशन. फ्रांस के बारे में यहां पर 3 बातें कही गई हैं. हियर 3 थिंग्स आर अबाउट फ्रांस. आपको पता है 789 में फ्रांस में क्रांति हुई. उससे पहले ही इट वाज अ फुल टेरिटोरियल स्टेट था, अपना में फुल फ्लैश टेरिटोरियल स्टेट अंडर ए मोनार्की. 789 में यहां पर रेवोल्यूशन हुई और उस रेवोल्यूशन ने क्या किया? उसमें क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ. क्या हुआ? सॉवरेनिटी का ट्रांसफर हुआ. सॉवरेनिटी किससे गई? मोनार्क से. सॉवरेनिटी किस पर गई? फ्रेंच पीपल पर गई, बॉडी ऑफ फ्रेंच पीपल पर गई. और तीसरा क्या हुआ? इस रेवोल्यूशन के बाद इसने यह तय किया कि अब कोई राजा हमारा भविष्य नहीं लिखेगा. ना हु विल राइट द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री? पीपल विल राइट. पीपल विल राइट द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री. ये वाली बात फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुई. इसके बाद जो लेसन में है,
इसी यूनिट में वही बताया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज थे, व्हाट डिड दे डू इन ऑर्डर टू क्रिएट कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द पीपल। क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस उन्होंने अपनाई? तो क्या मेजर्स और प्रैक्टिसेस अपनाई? सबसे पहले उन्होंने क्या मेजर प्रैक्टिस अपनाए? ला पेट्रे और ली सिटोयन। ला पेट्रे मींस कंट्री को उन्होंने फादर कहा, और जो सब्जेक्ट्स की पोजीशन में थे उनको उसने कहा ली सिटोयन। ली सिटोयन का मतलब क्या हुआ? लोगों को नागरिक का दर्जा दिया गया। और क्या काम किया गया? और जो नए हिम्स थे, नए हिम्स बनाए गए। जो पुराना जो रॉयल डिग्री वाला जो नेशनल एंथम था तो खत्म करके नए हिम्स बनाए गए, नए ओथ्स ली गई। शपथ किसके नाम ली गई? राजा के नाम शपथ नहीं ली गई, अब देश के नाम शपथ ली गई। मार्टियर्स को कमेमोरेट किया गया, मार्टियर्स को याद किया गया। इसके अलावा जो रॉयल स्टैंडर्ड था, जो फ्लैग था, वो चेंज करके ट्राइकलर फ्लैग लेकर के आए ये लोग। इसके अलावा इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी, जो अंडर कस्टम ड्यूटीज, उनको हटा दिया गया, और वेट्स और मेजरमेंट का जो सिस्टम था उसको यूनिफॉर्म किया गया, एक जैसा किया गया। ये सारे काम किए गए। और जो फ्रेंच जो लैंग्वेज थी विच वाज स्पोकन ओनली इन पेरिस, दैट वाज कंसीडर्ड टू बी द नेशनल लैंग्वेज। ये कहा गया कि पूरी फ्रांस में ये लैंग्वेज बोली जाएगी, बाकी डायरेक्ट सारे डायलेक्ट्स को बंद खत्म कर दिया गया। इतना ही पे नहीं रुके, इसके बाद क्या हुआ? फ्रेंच आर्मीज ने ये कहा कि फ्रेंच आर्मीज दे आर द future, they are the destiny maker of not only of France but also of the other neighboring countries। अब neighboring countries में तो बड़ा शोर हो गया इस वाली बात का। उनको लगा कि हमें भी आजादी मिल जाएगी मोनार्की से, हमें भी बढ़िया हो जाएगा, हमारे लिए भी, हम भी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हो जाएंगे, हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी। तो लोगों ने वहां पर जैकोबिन क्लब सेटअप करने शुरू कर दिए, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जैकोबिन क्लब वालों की तरफ से हुई थी, इनकी वजह से हुई थी। And this paved the path for the arrival of the French armies। हॉलैंड में, बेल्जियम में, पार्ट ऑफ इटली में फ्रेंच आर्मीज घुस गई। एंड पीपल कंसीडर देम, लोगों ने उन्हें क्या कंसीडर किया? पीपल कंसीडर्स देम हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का हार्बिंगर्स मान के उनका स्वागत किया गया, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद वहां पर 1799 ऑनवर्ड्स नेपोलियन की पावर वहां बढ़ने लगी, और नेपोलियन ने एक वाइड स्वाथ ऑफ टेरिटरी में, एक बड़ा टेरिटरी पर नेपोलियन कब्जा हो गया। और नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन वापस नेपोलियन ने डेमोक्रेसी से इसको मोनार्की की तरफ टर्न कर दिया। और नेपोलियन क्या लेकर के आया? बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये लेकर आया 1804 में नेपोलियनिक कोड, जिसको नेपोलियनिक कोड लेकर के आया। नेपोलियनिक कोड जिसको सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है, इट इज आल्सो नोन एज सिविल कोड। इसने क्या किया? इसने एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाने की कोशिश करी, और सबसे पहले क्या काम किया? बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, जो बहुत लॉन्ग एविटेड काम था। ही एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ने एस्टैब्लिश कर दी, इसने, नेपोलियन ने। ही एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। सारे जो प्रिविलेजेस थे, बर्थ बेस खत्म कर दिया, और लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया। एंड दिस नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 दिस वाज ट्रांसपोर्टेड। कहां ट्रांसपोर्ट किया गया? ट्रांसपोर्टेड टू द प्लेस वेयर फ्रेंच आर्मीज वर देयर। वहां पे किया गया। और वहां पे क्या किया? इसने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको सिंप्लीफाई किया। वहां पर इसने जो फ्यूडल सिस्टम था, जो सर्वडम था, जो लोगों से बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, वो सब खत्म किया इसने वहां पर। और इसने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को मजबूत किया। इस तरह से एक एफिशिएंट सिस्टम इसने क्रिएट किया। लोगों को यही चाहिए था, जो लॉन्ग अवेटेड फ्रीडम थी, ये गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए, मार्केट में ओपन मार्केट कर दिया गया, एंड करेंसी भी कम कर दी गई, इनको फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई। तो पीपल वर अवेटिंग एक्चुअली दिस, एंड they found the artisans थे, जो प्रोफेशनल्स थे, they considered it a very good opportunity for business and all, और वो लोग बड़े खुश हो गए, उनका बड़ा स्वागत किया वहां पर। लेकिन the places where French armies had put up their tents, वहां पर जो सिचुएशन थी, जो लोगों की रिएक्शन थी, वो मिक्स किस्म की थी। वही लोग जो इनको हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी मान रहे थे, जब समय बीता तो उनको समझ में आ गया कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव
ये जो सिंप्लीफिकेशन किया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेजेस हैं, दैट डोंट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल एडवांटेजेस। क्या कारण था? क्योंकि इसने क्या करा, क्यों लोग खिलाफ हो गए? सो दो ऑल दोस टर्न पीपल हॉस्टाइल, वो नेपोलियन की आर्मी और नेपोलियन के लिए हॉस्टाइल होने लगे। क्यों होने लगे हॉस्टाइल? क्योंकि तीन चीजें हुई यहां पर। क्या तीन चीजें हुई? पहला, इसने क्या करा, टैक्सेशन, वहां पर अपनी सेना के रखरखाव के लिए टैक्सेशन शुरू कर दिया। दूसरा क्या काम किया इन्होंने, फोर्स कंस्क्रिप्शन शुरू कर दिया। फोर्स कंस्क्रिप्शन में जबरदस्ती भर्ती शुरू कर दी। और तीसरा काम किया गया, सेंसरशिप लगा दी वहां पर। सेंसरशिप का मतलब क्या है कि कोई भी रिपोर्ट जो है, जो अगेंस्ट होगी, इनके खिलाफ होगी, वो ना तो पब्लिश होगी, तो उसको नहीं पनिश किया जाएगा। ये तो समस्या एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की के साथ भी थी, लोग नाराज हो गए और इस तरह से वो जो लोग पहले सपोर्ट कर रहे थे, दे टर्न अगेंस्ट नेपोलियन के अगेंस्ट, नेपोलियन की आर्मी के अगेंस्ट टर्न हो गए। यहां से हमारी जो फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट खत्म होती है। इसके बाद एक और चैप्टर है कि नेशन स्टेट बनने की जरूरत थी क्या। तो बेसिकली जो पूरा यूरोप का सिस्टम था, यूरोप के बहुत बड़े पार्ट में हाब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। क्या रूल करता था? हाब्सबर्ग एम्पायर। ऑस्ट्रियो और हंगरी का बहुत बड़ा पार्ट इसमें आता था। इसके अलावा और छोटी मोटी बहुत सारी प्रिंसिपलिटीज एरिया इसमें आते थे हाब्सबर्ग एम्पायर में। इसमें अल्पाइन रीजन, टायरोल, सुडेटनलैंड, बोहेमिया और ऐसे बहुत सारे इसमें एरियाज आते थे। एंड दीज पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। आप बात करें, अगर हम हंगरी की बात करें, तो हंगरी की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मगयार लैंग्वेज बोलती थी और बाकी जो लोग थे दे स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स। सो इन लोगों में कहीं कोई जुड़ाव का सेंस ही नहीं था। सो बिकॉज कोई आपस में कोई बाइंडिंग फोर्स ही नहीं था। सो इट वाज ओनली वन बाइंडिंग फोर्स एंड दैट वाज दे ऑल हैड एलिजियंस। स्वामी भक्ति एक एम्पायर की थी, दैट वाज द ओनली बाइंडिंग फोर्स, अदरवाइज कोई बाइंडिंग फोर्स इनके बीच में नहीं था। अब हम आते हैं हमारी 2.1 हमारी यूनिट पर हम आ रहे हैं। और ये जो यूनिट है हमारी, ये बात करती है एरिस्टोक्रेसी की, एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास की बात करती है ये। आइए जान लेते हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्या है, न्यू मिडिल क्लास क्या है। व्हाट इज एरिस्टोक्रेसी? एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेसी मींस वो जो प्रिविलेज्ड लोग थे, दोस हु वर द प्रिविलेज्ड पीपल, जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो राजा के परिवार के लोग थे, एरिस्टोक्रेसी थी। एंड दीज वर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, एक छोटा ग्रुप था, न्यूमेरिकली संख्या में कम थे ये, लेकिन ज्यादा संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर इनका कब्जा था। ये लोग आपस में दे वर कनेक्टेड विद मैरिज टाइज। अब वो पोलैंड का है, स्पेन का है, इंग्लैंड का है, जर्मनी का, सब फर्क नहीं करता था, आपस में सब लोग मैरिज टाइज से जुड़े थे। एंड डिप्लोमेटिक पर्पस के लिए सारे लोग बोलते थे, फ्रेंच बोला करते थे। They spoke French language, क्योंकि French language that was considered the standard language at that time। जैसे हमारे भारत में, अगर आप एग्जाम्पल नहीं बता रहा हूँ, जैसे भारत में अब कोई साउथ का रहने वाला है या नॉर्थ का रहने वाला है, ईस्ट का है, वेस्ट का है, जो एरिस्टोक्रेसी फैमिली है, जो लीड क्लास है, वो किस लैंग्वेज को बोलेंगी? विच लैंग्वेज? स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है? मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज, राइट? तो एंड दैट वे दे पीपल स्पोक फ्रेंच लैंग्वेजेस। और दूसरा क्या था? दूसरी जो हमारे पास, एक तो एरिस्टोक्रेसी हो गई, दूसरे क्या था? पीजेंट्री ग्रुप था। पीजेंट्री ग्रुप मेजोरिटी में था, पॉपुलेशन की संख्या ज्यादा थी, पर रिसोर्सेज के इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, दे डिड नॉट हैव मच रिसोर्सेज। और जो सिस्टम था, जो लैंड का कैरेक्टराइज्ड जो सिस्टम था, जो वेस्टर्न यूरोप था, वेस्टर्न यूरोप में तो सिस्टम फिर भी ठीक था। वेस्टर्न यूरोप में तो अपने अपने लैंड पर करते थे ये लोग, लेकिन ईस्टर्न यूरोप में और सेंट्रल यूरोप में, ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो खेती का सिस्टम था वो कैसा था? बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग पर खेती होती थी। और खेती कौन करते थे? ये करते थे सर्ब्स। सर्ब्स कौन थे? ये बंधुआ मजदूरी चलती थी एक तरीके की। बड़े बड़े लैंड होल्डिंग्स पे बड़े बड़े ग्रुप को बंधुआ बना करके, बंधुआ मतलब उनको, बंधुआ मींस उनको एक तरह से गुलाम बनाकर उनसे खेती कराई जाती थी। दिस वाज अ सिस्टम देयर इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में फिर भी स्थिति ठीक थी, प्रेजेंट की स्थिति कंपैरेटिवली बेस्ट ठीक थी। क्या हुआ उसके बाद? मिडिल क्लास कहां से निकल करके आई? नाउ फ्रॉम वेयर दिस मिडिल क्लास केम? मिडिल क्लास जो आई आपकी, वो निकल कर आई कि 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ से लगभग इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। एंड दिस वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन रीच टू जर्मनी एंड फ्रांस आफ्टर 100 इयर्स। यूरोप में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया।
अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ तो एक नया ग्रुप निकल करके आया, आर्टिजन्स का, बिजनेसमैन का, प्रोफेशनल्स का, नई नई नौकरियां हुई, नए नए प्रोफेशनल्स बने। और ये जो ग्रुप था ये पैसे से भी मजबूत था, इट हैड मनी, और ये सोर्सेस से भी मजबूत था। एंड दे पीपल हेटेड द प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेजेस थे एरिस्टोक्रेसी पर, उससे ये नफरत करते थे। तो यही लिबरल एजुकेटेड मिडिल क्लास था जो इसने क्रांति की जो घोष था, जो क्रांति का जो बिगुल था, इन्हीं लोगों ने बजाया, बिकॉज दे वर अगेंस्ट ऑल प्रिविलेजेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी। ये चाहते थे कि कंट्री डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक की तरफ कंट्री जाए, सबको बराबर अधिकार हो, इक्वलिटी बिफोर लॉ हो। ये सारे लोग ये डिमांड कर रहे थे, दीज पीपल वर डिमांडिंग ऑल दिस, ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी। इसके बाद जो हमारे पास जो हेडिंग अगली आती है वो है व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। जो अगली हेडिंग है हमारी दैट इज व्हाट डिड, अभी हम 2.3 पर आ रहे हैं, जो ये न्यूमेरिक ये जो था एरिस्टोक्रेसी 2.2 था, अब हम आ रहे हैं व्हाट डिड ये 2.2 हमारी, व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टैंड फॉर। ये आपको समझना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिबरलिज्म क्या था? लिबरल जो वर्ड है ये बना है, इसका मतलब होता है फ्री, रूट वर्ड लिबर से बना है, लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री। और लिबरलिज्म के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, देयर वर वेरियस डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबरलिज्म। अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब था इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड एबोलिशन ऑफ ऑल बर्थ बेस्ड राइट्स। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही लिबरलिज्म जो था उसका मतलब ये चला करता था कि जो क्लरिकल प्रिविलेजेस हैं, एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस हैं, वो खत्म हो, कंसेंट से गवर्नमेंट बने और पब्लिक के हाथ में गवर्नमेंट की कमांड हो। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये एक वेव थी, एक फीलिंग थी, यही लिबरल नेशनलिज्म था। अगर हम बात करें लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये कभी भी नहीं था कि बराबर सबको इक्वलिटी मिले, क्योंकि सफरेज था ही नहीं। 18% उम्र से ऐसा आज का सफरेज है। आज सफरेज का मतलब क्या होता है? राइट टू वोट फॉर ऑल दोज हु वर एडल्ट, लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रांस में जिस समय एक्टिव सिटीजन्स की बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स ने सत्ता अपने हाथ में ली थी, उस समय भी वहां पर प्रॉपर्टीड मैन को वोट देने का अधिकार था और विमेन को बिल्कुल भी नहीं था। इसके बाद जब नेपोलियन का रूल आया तो नेपोलियन ने भी महिलाओं को माइनर की कंडीशन में रखा, दे वर सब्जेक्टेड टू द कंडीशन ऑफ ए माइनर एंड वो अपने पिता के अंडर में थी, वो अपने शादी से पहले और शादी के बाद अपने हस्बैंड के अंडर में। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ तो कभी भी एस्टेब्लिश नहीं हुई एंड दैट इक्वलिटी बिफोर लॉ डिड नॉट मीन सफरेज का मतलब नहीं था। इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या था? इकोनॉमिकली इसका मतलब था फ्रीडम में, मार्केट में फ्रीडम और करेंसी का कम होना, और जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो रेस्ट्रिक्शंस ना होना, जो बैरियर्स थे उनका ना होना। वो बैरियर्स क्या चीज है मैं आपको समझाता हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, तो समझिएगा। एक कन्फेडरेशन था 39 स्टेट्स का, जो डिफरेंट प्रिंसिपलिटीज और डचेस को बनाकर के नेपोलियन ने बनाया था। अब यहां पर एक सिस्टम समझिएगा कि ये सिस्टम क्या था। अगर कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाता था तो कुछ ही माइल की दूरी के लिए उसको 11 जगह उसको कस्टम ड्यूटीज देनी पड़ती थी। ड्यूटीज का मतलब टैक्स देना पड़ता था। जो टैक्स होता है, जैसे आजकल हमारे जीएसटी चलता है, डिफरेंट टैक्सेस और टैक्स देना पड़ता था 11 जगह। और ये टैक्स कितना होता था? लगभग 5% होता था। तो अब 11 जगह टैक्स है तो कितना परसेंट? 55% तो टैक्सी टैक्स लग गया उस पर। 11 जगह में थोड़ी थोड़ी दूरी पर टैक्स देना पड़ रहा है। फिर क्या था? वेट और जो मेजरमेंट का सिस्टम था वो सेम नहीं था। फ्रैंकफर्ट में, मेंस में और अलग अलग जगहों पर कहीं ये एक यूनिट चलती थी, एलए यूनिट थी, जो नाप की यूनिट थी एलए। इसका कहीं ये 54.7 थी, फ्रैंकफर्ट में 54.7 थी, मेंज में 57.1 थी और एक और जगह 60.5 समथिंग था ये। अब ऐसे में कैसे मेजरमेंट हो? हाउ इज इट पॉसिबल? मेजरमेंट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत लेबर कंज्यूमिंग था, बहुत मनी कंज्यूमिंग था और व्यापारी को लाभ नहीं होता था। सारे व्यापारी ये चाहते थे कि ये सब सिस्टम हटे। फिर करेंसी भी अलग अलग थी, करेंसी को आप एक्सचेंज देते रहो, प्रीमियम देते रहो। उसके लिए क्या हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम आ रहे हैं। प्रूशिया के इनिशिएटिव पर
प्रूशिया लीडिंग जर्मनी स्टेट, प्रूशिया के इस इनिशिएटिव पर एक ज़ोल्बरिन नामक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस आंसर के लिए भी, ज़ोल्बरिन नामक एक कस्टम यूनियन बनाई गई, ज़ोल्बरिन कस्टम यूनियन बनाई गई 1834 में। और इसने क्या किया, इट रिमूव्ड ऑल द टैरिफ बैरियर, सारे हटा दिए, जो लोगों की डिमांड थी, लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी लोगों की। और इसने क्या किया, करेंसी जो मोर देन 30 करेंसी थी उनको 2 में कन्वर्ट कर दिया, कहां 30 और कहां 2। और इसने क्या काम किया, इसने ये दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इसने जर्मनी के इकोनॉमिक यूनिफिकेशन का रास्ता जो है वो सॉरी जर्मन का पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का रास्ता साफ किया इकोनॉमिक यूनिफिकेशन के माध्यम से, क्योंकि ये कई सारे जर्मन स्टेट्स में जुड़ गए आकर के। और फिर आगे जब रेलवे की जो मोबिलिटी थी एंड जो अदर जो प्रॉब्लम थी, उससे जो क्या हुआ, जो 1871 में जो जर्मन यूनिफिकेशन का रास्ता इससे साफ हुआ। तो ज़ोल्बरिन जो थी अपने आप में क्या था, दिस वाज अ फॉर्म ऑफ कस्टम यूनियन, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन हुआ जर्मन स्टेट्स का, एंड इट आल्सो पेव्ड द पाथ फॉर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो और वो कब हुआ था, 1871 में हुआ था। और ये कब बनी थी ज़ोल्बरिन, ये बनी थी 1834 में। तो अगर हम देखें 34 में अगर ये बन रही है तो कितने साल बाद, आफ्टर if I'm not wrong, calculating is 37 years के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन का रास्ता साफ हुआ। तो इस तरह से यहाँ पर हम एक यूनिट हमने यहाँ पर खत्म करी लिबरलिज्म के लिए। अब हम अगली यूनिट पर आ जाते हैं, और वो यूनिट है हमारी, दैट यूनिट इज कंजर्वेटिव्स। बड़े इंपॉर्टेंट है। अब हम आ रहे हैं 2.3 यूनिट पर, एंड ये यूनिट है हमारी, दिस टॉक अबाउट कंजर्वेटिव आफ्टर 1815, कंजर्वेटिज्म। अब व्हाट इज कंजर्वेटिज्म, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कंजर्वेटिव का मतलब बेसिक होता है रूढ़िवादी होता है। यहां पर कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 का मतलब क्या है, यहां पर मतलब है बेसिकली कि ये वो कंजर्वेटिव, ये वो पॉलिटिकल ऑर्डर मानने वाले लोग थे जो मानते थे कि पुरानी व्यवस्था को बना के रखें, जैसे हायरार्की सिस्टम है, जैसे मोनार्की है, जैसे पुरानी सेना है, इसको बना करके रखा जाए, उस तरीके से चले ये। हालांकि कुछ जो ये कंजर्वेटिव्स थे, दे बिलीव दैट इट वाज नॉट पॉसिबल टू गो बैक इनटू द प्री रेवोल्यूशनरीज डेज। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले चल रहा था उसमें जाना आसान नहीं था, पर इनका मानना था कि अगर मॉडर्न जो हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर मजबूत होगी, अगर एफिशिएंट आर्मी होगी, अगर इंटरनल जो कस्टम जो है ड्यूटीज नहीं होंगी, और अगर सबडाउन्स नहीं होंगे, और अगर थोड़ा खेती में सुधार कर लिया गया, तो इस व्यवस्था को जैसे नेपोलियन ने चलाया था, नेपोलियन ने बना के रखा था मोनार्की के बाद भी, वो सब व्यवस्था चलती रहेगी। इस कंजर्वेटिव ने 1815 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने वियना कांग्रेस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्होंने वियना कांग्रेस किया, कब किया, 1815 में। 1815 क्या, कौन सा ईयर है, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। डिफीट कब हारा, नेपोलियन कहां हारा, नेपोलियन हारा वाटरलू में। अब इन्होंने क्या किया, ड्यूक मेटरनिक की अंडर में, ड्यूक मेटरनिक हेड था इस वियना कांग्रेस का, ड्यूक मेटरनिक, सी ड्यूक मेटरनिक इसका हेड था। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी थी, वहीं का ये राजा था, इसके अंडर में हुई। और इसमें 4 देशों ने जिन्होंने मिलकर के हराया था, किसे हराया था, किसे हराया था, नेपोलियन को हराया था। इन्होंने मीटिंग करी यहां पर हुई, और इसमें आने लिखे 4 कंट्रियों का नाम लिखा है प्रभ। आसान है आपके लिए समझना, इसे 2 तरह से समझ सकते हैं। मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा बताता हूं, मेरा नाम प्रशांत भटनागर हूं मैं, तो प्रभ, तो प्रभ मेरा नाम का हो गया, बी आ गया, या प्रभास नाम चाहो तो प्रभास का 4 वर्ड ले लो आप, प्रभास जो एक्टर है बाहुबली वाला। तो क्या हो गया, ये प्रूसिया हो गया, ये रशिया हो गया, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ये ब्रिटेन हो गया, ये सारे मीटिंग में मिले। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बेसिकली फ्रांस का फर्दर एक्सपेंशन ना हो इसलिए कुछ प्रोविजंस करे। इन्होंने क्या काम किए, सबसे पहले मैं शॉर्ट में यहां बता रहा हूं आपको, इन्होंने फ्रांस में बूर्बो डायनेस्टी के किंग को स्थापित कर दिया। बूर्बो डायनेस्टी के किंग ला करके, क्योंकि लुई 16 था ना, ये बूर्बो डायनेस्टी को उसको लाके यहां स्थापित कर दिया। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने प्रूशिया को, प्रूशिया था ना,
प्रूशिया को उन्होंने क्या किया, प्रूशिया को इन्होंने उसके जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स थे, वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे बहुत सारे नेपोलियनिक वॉर के टाइम में जीते हुए प्रदेश दे दिए। इसके अलावा इसको सैक्सनी भी दे दिया, ही वाज इंटरेस्टेड इन सैक्सनी। ठीक है, अब इसमें नॉर्दर्न इटली जो है ऑस्ट्रिया को दे दिया गया। ऑस्ट्रिया को क्या क्या मिला, ऑस्ट्रेलिया को मिला नॉर्दर्न इटली, एंड इटली लिख देते हैं आसान रहेगा हमारे लिए। नॉर्दर्न इटली मिला। रशिया को इंटरेस्ट रहता था हमेशा पोलैंड में, तो रशिया को पोलैंड का पार्ट दे दिया गया। ठीक है, और इस तरीके से ये काम किया गया। हाँ, जो 39 स्टेट्स जो कन्फेडरेशन थी उसको अनटच छोड़ा गया, दैट वाज लेफ्ट अनटच, उसको अनटच छोड़ा गया। पर्पस क्या था इस वियना कांग्रेस का? पर्पस ये था कि ताकि फ्रांस का फर्दर एक्सपेंशन ना हो, और उसके बाउंड्री पर इस तरह से सारे देश बैठा दिए थे। नीदरलैंड जो है उसके को सेटअप कर दिया था, जेनोवा में पिडमेंट जोड़ दिया गया था। ये सारे प्रोविजंस हैं वियना कांग्रेस के, फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए उसको रोकने की कोशिश की गई थी। ये जो कंजर्वेटिव ऑर्डर था ये ऑटोक्रेटिक था। अब ऑटोक्रेसी क्या होती है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय ऑटोक्रेसी? ऑटोक्रेसी का मतलब होता है कि ये किसी भी तरह का डिसेंट बर्दाश्त नहीं करते। डिसेंट का मतलब होता है, डिसेंट मींस असहमति बर्दाश्त नहीं करते। ये सेंसरशिप लगाते हैं, ये सेंसरशिप लगाते हैं, और ये एब्सोल्यूट अपनी पावर को अपनी विल के हिसाब से ही चलने की कोशिश करते हैं। ये होती है आपको ऑटोक्रेटिक रिजीम थी, बड़ी खतरनाक रिजीम थी। जितने भी रेवोल्यूशनरी से सब अंडरग्राउंड चले गए, वो छुप गए जाकर के रेवोल्यूशनरीज, और जितने भी प्लेस थे, बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, उन सब पर सेंसरशिप इन्होंने लगा दी। लेकिन रेवोल्यूशन कहां रुकने वाले थे? रेवोल्यूशनरी नहीं रुके, और रेवोल्यूशनरीज जो है वो अंडरग्राउंड भले ही हो गए, पर उनका जो आइडिया था, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो वो देखते थे कॉन्स्टिट्यूशन वाली गवर्नमेंट, जो वो देखते थे क्लरिकल प्रिविलेज का खत्म, वो जो मान के चलते थे कि डेमोक्रेसी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं वो अंडरग्राउंड चलती रही। और अब जो अगली यूनिट आएगी हमारी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। आज मैं 2 यूनिट तक कवर करूंगा। टुडे आई एम गोइंग टू कवर 2 यूनिट। ये मैं 3 पार्ट्स में बनाऊंगा। आई विल कवर दिस लेसन इन 3 पार्ट्स, क्योंकि आपको पता है आसान नहीं है, हिस्ट्री का लेसन है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। सो जो 2.4 जो यूनिट है ये है रिवोल्यूशनरीज। रिवोल्यूशनरीज के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पर रिवोल्यूशनरीज हमने जैसे बताया, अभी आपसे बात की कि रिवोल्यूशनरीज ने क्या करा, उनका एजेंडा चलता रहा, एंड दे वर द लाइक माइंडेड पीपल, जो प्रेस की आजादी चाहते थे, जो प्रिविलेजेस खत्म करना चाहते थे, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते थे, ये सारे वो लोग थे। इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रेवोल्यूशन हुआ जिसका नाम है गिसप मैजिनी। आप लोग स्पेलिंग टैली कर लीजिएगा, हो सकता है कि स्पेलिंग में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो। गिसप मैजिनी के बारे में हम बताएं, 1807 में पैदा हुआ, और मात्र 24 साल की उम्र में 1831 में इसने लिगुरिया में क्रांति कर दी। क्रांति कर दी, इसको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल मींस देश निकाला दे दिया गया। लेकिन ये कहां मानने वाला था? इसने इसके बाद 2 संस्थाएं बनाई। एक बनाई यंग इटली, ये सब उसकी सीक्रेट संस्थाएं थी, ये बनाई उसने मार्साइल्स में, और दूसरी इसने बनाई यंग यूरोप। यंग मैंने इसमें कॉमा लगा दिए हैं यहाँ पे, यंग यूरोप, ये बनाई उसने बर्न में, और ये कार्बोनेट सीक्रेट कार्बोनेट सोसाइटी का सदस्य बन गया। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था, इसका मानना था कि इटली एंड अदर नेशन जो स्टेट्स हैं, दे कैन नॉट रिमेन अ पैचवर्क, नहीं रहेंगे, दे विल हैव टू यूनिफाई, क्योंकि ईश्वर का मानना है, ईश्वर प्रदत्त है कि इनको नेशन स्टेट बनना है। नेशन स्टेट का बनने का मतलब क्या है? यानी कि एक डिसेंट के लोग, एक वंश के लोग एक साथ रहें, एक लैंग्वेज बोलने वाले, भाषा बोलने वाले लोग साथ रहें, जिनका इतिहास एक है, वो सब साथ रहें और एक साथ रहें, और जहां पावर किसके हाथ में? पीपल के हाथ में हो, वो नेशन स्टेट बनेगा। इटली ऐसा इनका मानना था, क्योंकि फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, हर जगह रेवोल्यूशनरीज फैले हुए थे और इनको फॉलो करते थे। सो जो ड्यूक मेटरनिक है, देखिए दूसरा नाम आ रहा है, ड्यूक मेटरनिक ने क्या कहा था इनके लिए? इनको ये बताया था, इसके लिए कहा था मैजिनी के लिए, कि मैजिनी क्या है? वो यूरोप के सोशल ऑर्डर के लिए खतरा है। ही कंसीडर्ड, मैजिनी को क्या समझते थे? पूरे यूरोप के सोशल ऑर्डर के लिए खतरा मानते थे। इतना खतरनाक गिसप मैजिनी
को माना जाता था। इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे जब हम यूनिफिकेशन वीकली पढ़ेंगे, मैजनी का जिक्र वहां पर भी आएगा। तो मैं समझता हूं इतना आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और आप इसको रीड करके बार वॉच करके इसको समझ सकते हैं। थोड़ा मुश्किल आती है क्योंकि यूरोप की बात हो रही है, यूरोप के डिफरेंट जगह की बात हो रही है, बट आई होप दैट दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। सो कीप सपोर्टिंग मी and keep sharing this video to all those who really require this content, जिनको आसानी से समझनी हो चीजें उनके लिए, please keep sharing. Thank you very much.